नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम आरटीआई एक्ट को पूरा करने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और कल हमने धारा 15 जो राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करता है वहां तक चीजों को देख लिया है। आज धारा 16 से लेकर और बाकी धारा 31 टोटल है, 30 तक हम समझेंगे, क्योंकि 31 धारा नंबर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो निरसन इत्यादि संबंधित चीजें रहती हैं, तो वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और हाँ, कोई नहीं, ऐप को दिखाते हैं। कोई बोल रहे हैं आपको देख करके दिल खुश हो जाता है। मेरा भी आपको, आप लोगों को देखकर दिल खुश हो जाता है मेरे भाई। हाँ, आप सबने प्रेम करके मेरे जैसे बहुत सामान्य व्यक्ति को बड़ा आदर दिया है। मैं तो हमेशा कृतज्ञ रहूंगा आपका। आपका ये प्यार ऐसे ही बना रहे और बढ़ता रहे, ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है, आपके चरणों में प्रार्थना है। हाँ, कभी हम में अभिमान ना आवे, कभी हम में अहंकार का लेश भी ना आवे, ऐसी कृपा बनी रहे। हाँ, नहीं, सैड सैड कहाँ है? अरे सेम सेम बट डिफरेंट, नो हनी नो मनी। मैं कभी सैड नहीं रहता हूँ। हाँ, खूब आनंद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी कृपा से। ठीक है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज इस एक्ट को ना हमको पूर्णता प्रदान करनी है, आज पूरा करना है इसको हमको। तो हम बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं। ये हमने देख लिया था कल कि यहां तक हमने देखा था कि सेक्शन 15 जो है वो किस बारे में बात कर रहा था? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कौन कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू कर दिया हमने। अब आप गंभीरता से देखें, गंभीरता से समझें। अब कमेंट बिल्कुल ऑफ हो जाने चाहिए, जैसा हम हमेशा करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप कमेंट करें, या जब मैं बोलूं तब। हाँ, 8 बजे क्लास होएगी। आज बीएनएस को पूरा कर देंगे, बहुत शानदार क्लास है। आज अराउंड 40 या 41 के आसपास क्वेश्चन है, बट बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो जो ये 2828 की क्लास ले रहा है ना, वो मानना कि कंप्लीट तैयारी उसकी हो चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। जय, शुक्रिया मेरे भाई। तो यहां पर क्या चीज है? गठन कौन करेगा? गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कितने मेंबर होते हैं? तो हमने कल ही देखा था 1+10। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 अन्य राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल। क्या अपनी मर्जी से करते? नहीं, एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं उस राज्य के, और एक सदस्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष होते हैं, और एक सदस्य सीएम द्वारा सिफारिश किए हुए कोई मंत्री होते हैं। यह बात हमने कल यहां पर देख ली थी। उसके बाद यहां पर हमको ध्यान करना है, जैसे हमने धारा 13 में देखा था पदावधि और शर्तें, ऐसे ही जैसे 12 में हमने आयोग का गठन देखा था, केंद्रीय सूचना आयोग का, ऐसे ही 15 में हमने राज्य सूचना आयोग का गठन देखा है। जैसे हम यहां पर उसमें आप गए, 13 में गए, तो आपने पदावधि और शर्तें देखी, यानी कि जो सूचना आयुक्त थे उनकी पदावधि कितनी थी, केंद्र वालों की कितनी थी, वो हमने 13 में देखी। राज्य वालों की हम 16 में देख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों, अधिकारियों का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है ना, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से है आशय। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त को मैं आ लिख करके छोड़ रहा हूं, और एवं ये कितना है? ये एक है बंदा, और इसके अलावा 10 कौन है? राज्य सूचना आयुक्त हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, राज्य सूचना आयुक्त हैं, 10 अलग हैं। तो इन लोगों की पदावधि, यानी कि आपका टर्म ऑफ ऑफिस, ये कितने टाइम तक अपने पोस्ट को होल्ड करेंगे, कितने समय तक अपने पद पर ये बैठे रहेंगे, इस संदर्भ में यहां पर आपकी बात होगी। और क्या शर्तें हो सकती हैं? तो शर्त में आप ये ले सकते हैं। एक तो ये शर्त है, जैसे हमने वहां देखा था कि चाहे तो केंद्रीय सूचना आयोग का कोई अधिकारी हो,
चाहे राज्य सूचना आयोग का अधिकारी हो, शर्त दोनों के लिए एक ही है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, ये दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर, दोबारा अपॉइंट नहीं होते हैं। बट ये अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं, तो वहां पर एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि सरकार तय करेगी, सरकार जब तक रखना चाहे उनको रख सकती है, बट 65 साल की उम्र से ज्यादा नहीं रख सकती है। तो या तो सरकार जिस टेन्योर तक रखना चाहती है उस टेन्योर तक वो अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे, या 65 साल की उम्र तक, इसमें दूसरा पॉइंट है, 65 साल की उम्र तक अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे, या इसमें क्या है, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए उसमें वह व्यक्ति जो पोस्ट को होल्ड कर रहा है वो रिटायर हो जाएगा। सेक्शन 14 कल बताया था ना, अच्छा सेक्शन 14 समझ में नहीं आया। सेक्शन 14 में क्या है कि कैसे इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। जैसे ये लोग हैं, अभी नेक्स्ट सेक्शन 17 आएगा, 17 आएगा, तो ये लोग अगर मिसबिहेव करें, है ना, और उसके एलिगेशन इन पे सच्चे सिद्ध हो जाएं कि भाई इन्होंने मिसबिहेव किया है, कदाचार किया है, या ये इस पोस्ट को होल्ड करने के लायक नहीं है, असमर्थ हैं काम करने में, तो इनको सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के जो भी परिणाम निकलेंगे उन आधार पर इनको बाहर निकाला जा सकता है। अगर इनके हक में आए तो बने रहेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो, अगर मतलब सिद्ध हो जाएंगे तो बाहर निकाला जाएगा इनको। तो सेक्शन 16 में ये बात यहां पर आपकी आ जाती है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि जो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके पदाधिकारियों को, यानी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाया जाना। तो आप यहां पर बहुत ध्यान से देखें, वहां पर केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों को हटाया जा सकता है, किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर, और राज्य के जो सूचना आयुक्त होंगे इनको राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। पर जब हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जांच कर लेगा और उसकी रिपोर्ट पेश कर देगा, तो उस रिपोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है। तो हटाने का कोई ना कोई तो कारण होता होगा ना, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति को एकमात्र कारण है उसके पद से हटाए जाने का यदि वह संविधान के प्रावधानों का या संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो उसको धारा 61 यानी आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महाभियोग लगा करके, इंपीचमेंट लगा करके हटाया जा सकता है। परंतु यहां पर यह बात नहीं है, यहां पर मूल बात है कि यदि इन आयुक्तों पर, इन कमिश्नरों पर साबित कदाचार हो जाए, यानी कि मिसबिहेव, कदाचार मींस मिसबिहेव, कदाचार मींस मिसबिहेव, है ना, मिसबिहेव, अगर ये मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं किसी के साथ में भी, और अधिकारियों के साथ में या लोगों के साथ में या सरकार के साथ, किसी के साथ में भी यदि बदतमीजी करते हैं, तब इनको हटाया जा सकता है। या दूसरी शर्त इसमें यह है कि पद धारण करने में असमर्थ हों, कि जिस पद पर इनको बैठाया गया है उस पद के योग्य इनकी योग्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। योग्यता से क्या मतलब है, यह बात सुनिए आप। जी रोहित भाई, शुक्रिया। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा बंदी रखिए आप लोग। हाँ ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब जैसे आप लोगों को दरोगा बनना है, तो दरोगा बनने के लिए ना जब नोटिफिकेशन आता है, सूचना आती है, तो सूचना में क्या बात लिखी रहती है, वो अधिसूचना जो रहती है उसमें क्या बात लिखी रहती है, इतने पद हैं, इतनी आयु से इतनी आयु के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये योग्यता है। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ये योग्यता है। इतनी हाइट होनी चाहिए, ये योग्यता है। अगर लड़के हो तो इतना चेस्ट होना चाहिए, ये योग्यता है। चेस्ट में इतना एक्सपेंशन होना चाहिए, ये योग्यता है ना। मेडिकली फिट होना चाहिए, ये योग्यता है। अगर कोई बच्चा जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर दरोगा बना दिया जाए बिना कुछ पूछे, तो 165 हाइट इंच देख करके, 165 सेंटीमीटर हाइट देख करके यह कहा जा सकता है कि इस पद के अयोग्य है। हालांकि फर्क तो क्या ही पड़ता है, पर मूलतः ये बात है। मान लिया ग्रेजुएशन के लिए आप मान लो कि 12वीं किए हुए बच्चे को दरोगा बना दिया जाए, तो वो समझ उसके भीतर डेवलप नहीं होगी जो एक ग्रेजुएट किए हुए बच्चे के अंदर रहती है। हालांकि भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेजुएशन भी ऐसे ही हो जाती है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि राज्य सूचना आयोग के
आयुक्तों को साबित कदाचार और पद धारण करने में असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 17 बोल रहा है। बताइए, सेक्शन 15, 16, 17 एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? योगेंद्र, नहीं होता है दोस्त, कमेंट शो होता है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, अब बताओ सब लोग, जब मैं पूछूं तब बताओ कि हाँ ये सही बात है। वसीम अकरम, हाँ 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 हाँ। वर्षा, सर मुझे कोई सजेशन दे दो, बता दो, नहीं बस दे दो। किस बारे में सजेशन चाहिए आपको, बताइए दोस्तों, बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे अगला सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में रखना है, उसको याद करना है। सेक्शन 19, करंट अफेयर जो आप पढ़ेंगे ना पिछले मतलब 2025 का पूरा पढ़ लेना। हाँ, और विशेष ध्यान देना 6 महीने, अगर आप जून से और फरवरी तक का भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 16 एक बार और बताएं। 16 बता देंगे, कोई बात नहीं, जल्दी कोर्स करवा दीजिए। देखो जल्दी कुछ नहीं है बेटे, मैं जल्दी के बारे में, जल्दी के फेवर में नहीं रहता हूं, मैं अच्छी तरह करवाने के फेवर में रहता हूं। हाँ, मुझसे परेशान हो जाते हैं जो एडमिन भी है ना हमारे, जो RWA में एडमिन है, मैनेजर हैं, श्री प्रवीण जी, वो रहते हैं यार तुम बहुत दिन में कोर्स खत्म करते हो। मैं कहा भाई रिजल्ट पे ध्यान दिया करो आप बस। हाँ, याद नहीं रहता, क्या करूं, मेरे को कैसे याद है, मैंने कल याद पढ़ी थी धारा, मैंने कैसे सुना दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। धारा 16 में क्या है? धारा 16 में कि ये अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, तो सरकार जब तक चाहेगी तब तक बने रहेंगे, या 65 साल की उम्र तक बने रहेंगे। तो दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसी में रिटायर हो जाएंगे और दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। अब इस धारा को बहुत गंभीरता से आप देखें, बहुत गंभीरता से आप सुने। धारा 18 को थोड़ा देख सकते हैं आप, पर धारा 18 अगर पूछा जाएगा तो रैंडमली ऐसे ही पूछा जा सकता है। धारा 18 क्या है? आयोगों की शक्तियां। तो आयोग कौन कौन से कि आपका चाहे तो CIC हो, है ना, CIC मीन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो। इनकी शक्तियों के बारे में बात हो रही है कि इनकी शक्तियां क्या हैं, इसकी शक्तियों के बारे में कौन कौन सा, क्या क्या इनके पास शक्तियां हो सकती हैं, और इनके कर्तव्यों के बारे में आपकी बात हो सकती है कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको अभी एक चीज पता लगेगी कि अभी आर्टिकल 19 आने वाला है जो अपील के बारे में बात करता है। किसके बारे में? अपील के बारे में बात करेगा। अभी देखो, आपने सेक्शन 7 में बहुत ध्यान से पढ़ें, अब कोई कमेंट ना करें, चीजों को कनेक्ट करें और मुझे भी समझाने का अवसर दें। मूल बात क्या है कि सेक्शन 7 बोलता है आपका एक तरह से निपटारा करना। किसका? जो जितने भी आवेदन आए हैं सेक्शन 6 के अंतर्गत, RTI के आवेदन आए हैं, उनका निपटारा करना। तो 30 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त होने की तारीख से निपटारा करना होगा। और किसी की स्वतंत्रता या किसी के जीवन से रिलेटेड अगर कोई जानकारी मांगी गई है तो 48 घंटे में सब जानकारियां देनी होंगी। यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बट अगर 30 दिन के भीतर कोई जानकारी नहीं दी जाती, अमूमन 48 घंटे को भूलेंगे नहीं अभी हम, अगर 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं दी जाती तो माना जाएगा कि उस जन सूचना अधिकारी ने, उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया है, या उससे पहले ही वो कुछ और कह करके, मना करके, धमका करके, कुछ भी मिसबिहेव करके आपको मना कर देता है कि जानकारी मेरे पास नहीं है, ना हम दे सकते हैं, तब भी उसको रिजेक्शन ऑफ योर RTI एप्लीकेशन माना जाएगा। अब अगर कोई अधिकारी ऐसा कर देता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो सेक्शन 19 बोलता है अपील करो। तो अपील आप कहां करोगे? अपील आपको करनी होगी आपकी हायर अपीलेंट अथॉरिटी के पास में। तो इससे ऊपर, जन सूचना अधिकारी से ऊपर जो अधिकारी बैठा होगा उसी विभाग में या अन्य विभाग में या सर्वा विभाग का होगा, आप उसको अपील करोगे जाकर के कि इसने मेरी बात की जानकारी, जो मैंने पूछा था वो उसने जानकारी नहीं दी है। प्लीज बातें ना करें, बढ़ने पे ध्यान दें। तो जब पहली जो सूचना है सेक्शन 7 के अंतर्गत, तो 30 दिन के भीतर देनी जरूरी है। बट अगर 30 दिन के भीतर नहीं देता या मना कर देता है तो मना करने की तारीख से
30 दिन के भीतर आप अपनी पहली अपील डाल सकते हो, ठीक है, पहली अपील, तो संभवतः आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। बट अगर पहली अपील के बाद भी आपको आंसर नहीं मिलता है, वहां से भी मनाही हो जाती है या जवाब नहीं आता है, तो 90 डेज के, दूसरी वाली के रिजेक्ट होने के बाद भी या जवाब नहीं आने के बाद भी 90 डेज के भीतर आप दूसरी अपील डालोगे और वो दूसरी अपील इन आयोगों के पास ही पहुंचती है। अगर वो सेंटर से रिलेटेड है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचेगी, यानी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचेगी। और राज्य से रिलेटेड है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचेगी या अन्य आयुक्तों के पास पहुंचेगी। अब इनके पास सेक्शन 18 में यह शक्ति है, इन आयोगों के पास सेक्शन 18 में यह शक्ति है कि ये जांच कर सकते हैं, इनको जांच करने का अधिकार है, इनके पास ये पावर है। और जांच किसके खिलाफ कर सकते हैं? तो किसी भी सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ ये जांच कर सकते हैं जिसने पहले मांगी गई जानकारियों को और अपील के द्वारा मांगी गई जानकारी को नहीं दिया है, इसके विरुद्ध अधिकार है, इसके विरुद्ध ये जांच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पूछा गया है पेपर में पहले से। हाँ सर, आप जितना पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन भी लाया करो। दोस्तों अगर क्वेश्चन लाएंगे तो एक ही एक्ट कम से कम 10 दिन में होगा। और मैं आपको बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूं, तो यहाँ मैं आपको पढ़ाने की सेवा करता हूं और यूट्यूब पर मैं आपको क्वेश्चन कराने की सेवा करता हूं। तो मैंने आपकी एक पहले से सेवा कर रखी है, वो है विनायक सीरीज। उसमें आप जाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्लास को करने के बाद आप उन सीरीज को जरूर देखें, वो बिल्कुल सेक्शन वाइज ही मैंने करवा रखी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी वहां पर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी प्रार्थना है मालिक हुजूर उसको देखें आप। तो सूचना आयोगों के पास अधिकार है, शक्ति है, वे जांच कर सकते हैं किसी भी सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ, किसी भी जन सूचना अधिकारी के खिलाफ जिसने भी गड़बड़ करी है, जानकारी नहीं दी है, उसके खिलाफ भ्रामक जानकारी दी है, तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जानकारी आरटीआई के लिए आवेदन करने वाले तक न पहुंच जाए उससे पहले उसको नष्ट करता है, कागज इधर उधर करता है, उसके खिलाफ जानकारी। और प्रथम अपीलीय अधिकारी, क्योंकि 90 डेज के बाद इनके पास अपील पहुंचेगी ना, सेकंड अपील, तो फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी जो है, उस फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी के खिलाफ भी जांच करने का अधिकार है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी प्राधिकरण के विरुद्ध जांच करने का अधिकार है, किसी भी जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के खिलाफ जांच करने का अधिकार है, और फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी जांच करने का अधिकार है। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? हाँ 31 हैं, कहां हो? हाँ सर आप बहुत स्लोली पढ़ाते हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जहां पर ये बिल्कुल ये टाइम गलत सही होता रहता है, इंटरनेट से कंट्रोल होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आएंगे, आप ये चीज मत देखो कि गलत हो, स्लो चल रहा है, आप ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां से कल को क्वेश्चन आएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा, और ऐसे ऐसे 2.5 जुड़ करके कंधों पर सितारे लगेंगे। तो बी मैच्योर, है ना, ऑफिसर बनने जा रहे हो, डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पे होगी, और फिर उसके बाद जिंदगी की जिम्मेदारी पड़ेगी। तो बी बोल्ड, बी मैच्योर। हाँ ठीक है, चलें आगे। अब देखो नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारा नंबर भी याद रखना है मेरे भाई। क्या करना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेक्शन 19, धारा नंबर भी याद रखना है, धारा संख्या भी याद रखनी है, धारा संख्या भी याद रखनी है, धारा संख्या भी याद रखनी है। क्या? अपील। अपील क्या चीज है दोस्त? ये अपील है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड है बिल्कुल। ये अभी इस समय जब क्लास चल रही है, आपके यहां पर बोर्ड पर जो समय है वो हो रहा है 8:38, और जो अभी लाइव समय है वो हो रहा है 5:23। ये रिकॉर्डेड क्लास है, हमेशा से रिकॉर्डेड क्लास ही आपके पास पहुंचती है, पर जिन बच्चों को पढ़ना है वो कृपया ध्यान दें। जिनको टाइम देखना है वो देखना है, वो यहां पे टाइम खराब करेंगे, बाद में टाइम खराब आ जाएगा। 19, अपील। अपील में क्या है? ये अपील खिलाफ की जा सकती है। किसके खिलाफ?
पीआईओ के खिलाफ, जन सूचना अधिकारी के खिलाफ, हमने सेक्शन 7, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे चीजें याद हो आपको, क्योंकि वो पेपर में आने वाली चीज है। तो यदि धारा 7 के अंतर्गत किसी भी पीआईओ को 30 दिन के अंतर्गत आरटीआई का निपटारा कर देना था, बट वह नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अपील दायर करी जा सकती है। और कब, ध्यान से देखो, यदि पीआईओ 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता, 30 दिन निकल गए, या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, आवेदन को निरस्त कर देता है, तो आप कहां जाओगे? सबसे पहले आप प्रथम अपील, फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाओगे। आप किसके पास जाओगे? आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाओगे प्रथम अपील करने। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के अपील से संबंधित धारा कौन सी है? आरटीआई एक्ट की अपील से संबंधित धारा कौन सी? आपको बोलना पड़ेगा अपील से संबंधित धारा 19 है। ठीक है, पहली अपील कब करी जा सकती है, यह क्वेश्चन हो सकता है। तो पहली अपील जन सूचना अधिकारी के 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देने पर, या हमारी आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उसके रिजेक्ट करने पर करी जा सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? किसके पास करी जा सकती है? तो प्रथम अपीलिंग अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी के पास करी जा सकती है, प्रथम अपीलीय अधिकारी। इससे भी जरूरी यह है कि फर्स्ट अपील, पहली अपील कब की जाएगी? तो ध्यान रखना है, प्रथम अपील आवेदन के निरस्तीकरण की तारीख से, जिस दिन आवेदन का रिजेक्शन हुआ है, एप्लीकेशन जिस दिन रिजेक्ट हुई है, उस तारीख से 30 दिन के भीतर डाली जाएगी। पूरा क्रम समझें। सबसे पहले धारा 6 में आरटीआई दाखिल करी जाएगी। धारा 7 कहती है कि किसी भी जन सूचना अधिकारी की यह बाध्यता है कि 30 दिन के भीतर उसकी जानकारी, उसका जवाब दे। यदि नहीं देता या रिजेक्ट करता है, तो जो आवेदन करता है वो रिजेक्ट होने की तारीख के 30 दिन के भीतर क्या करेगा? फर्स्ट अपील कर सकता है। तो फर्स्ट अपील आपकी 30 दिन के भीतर होगी। किसके पास होगी? तो सेम विभाग, पीआईओ से कोई बड़ा अधिकारी होगा, वो फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी कहलाएगा। उसी जन सूचना अधिकारी के ऊपर कोई अधिकारी होगा जो फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी कहलाता है, उसके पास चीजें जाएंगी। ओके, अब क्या हो जाता है कि 30 दिन के भीतर फर्स्ट अपील डाल दी गई प्रथम अपीली अधिकारी के पास, बट वहां से भी कोई आंसर नहीं आया, वहां पे भी वहां पर भी कोई आंसर नहीं आया। तो अब यहां पर दूसरी अपील डाली जाएगी, और यह कब डाली जाएगी? जब प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना नहीं देता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना ना देवे, वो कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, या उसने रिजेक्ट कर दी है, तो कितने दिन बाद होगी? तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रथम अपील के रिजेक्शन से 90 डेज के भीतर। तो ध्यान रखें, फर्स्ट जो अपील होती है, ये ध्यान रखना है, इतना याद रख लें, ये 30 डेज के भीतर होती है। कितने के भीतर? 30 डेज के भीतर ये रहती है। और भाई साहब, सेकंड अपील जो होती है ये 90 डेज के भीतर होती है। कितने डेज के भीतर होती है? 90 डेज के भीतर होती है। ये चीज ध्यान रखें। और ये जो सेकंड अपील जाती है, ये किसके पास डाली जाती है? तो ये कमीशंस के पास जाती है, आयोगों के पास जाती है, जिनको लोक सूचना आयोग, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात है तो सेंट्रल के पास, केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाएगी सेकंड अपील, और अगर राज्य से रिलेटेड है तो वो राज्य सूचना आयोग के पास जाएगी। ये बात ध्यान रखें। बोलो, समझ में आई बात? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक सेकंड जस्ट होल्ड करिएगा दोस्तों, मैं भी आ रहा हूं। हाँ हाँ, बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ, कोई बात नहीं श्यामा जी, आप बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बताइए दोस्तों। पीडीएफ साफ डलवाएं, पढ़ने में दिक्कत होती है क्या? कौन सी हैंड रिटन, कौन सी वाली? ये तो जो कि तू आती है, जैसा मैं लिखता हूं ऐसी आएगी ये तो। बहुत बढ़िया मनीष। हाँ, टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन करो। आप कहाँ गए थे? हमारी भांजी आई हुई थी बहुत दिन से, वो अब जा रहे हैं तो मैं उनको बस एकदम फटाफट बाय बोल के आया हूँ, उनको विदा करके आया हूँ। हाँ हाँ। इफ दिस वन इज रिजेक्टेड तो इससे ऊपर कुछ नहीं है इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं हैंड रिटन के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट देखो, अब देखो ध्यान से सुननी है मेरी बात, बहुत ध्यान से सुननी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने सारे नियम कायदे कानून पढ़ लिए हैं। अब मूल बात यहां पर यह है शास्तियां। सेक्शन 20 जो है, सेक्शन 20 जो है ये शास्तियों की बात करता है। शास्तियों को अंग्रेजी में पेनल्टीज कहते हैं, और इसी को आप अगर बहुत साधारण भाषा में लिखने लगे तो इसको आप पनिशमेंट कह करके संबोधित कर सकते हैं। इसको आप दंड कह करके संबोधित कर सकते हैं। क्या कह करके? दंड कह करके संबोधित कर सकते हैं, दंड। तो यहां पर एक बात है, यहां इस पूरे के पूरे एक्ट में दंड किसको मिल सकता है? इस पूरे के पूरे एक्ट में दंड जिसको मिल सकता है वो आरटीआई पूछने वाले को तो नहीं किया जा सकता। जो आरटीएल, हाँ, जो आरटीआई दाखिल कर सकता है उसको तो दंड नहीं मिलेगा। भाई तूने गलत जानकारी कैसे मांग ली, तेरे को टांगेंगे हम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। यहां पर जो लोक सूचना अधिकारी गड़बड़ करता है, जानकारी नहीं देता है, उसको दंड मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है, क्योंकि आपने देखा सेक्शन 18 में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है, यह अधिकार है कि वे जांच कर सकते हैं किसी भी प्राधिकरण के खिलाफ, किसी भी लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ, किसी भी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के खिलाफ, प्रथम अपीली अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं। तो अगर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को यह लगता है जांच करने के पश्चात कि पीआईओ ने, लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना उचित कारण बताए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, जानकारी देनी थी बट कोई कारण नहीं बताया, या तो ये बताता कि धारा 8 के अंतर्गत हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते, इनकी मनाही है, बट अगर वो बात नहीं है, उनमें से कोई जानकारी नहीं मांगी गई है और उसके अलावा कोई जानकारी थी, बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिया गया है, और क्या किया है, तय सीमा के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी है, यहां पर दंड देने के आधारों को बताया जा रहा है कि क्या कि यदि सूचना आयोगों को यह लगता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उन्हें बिना किसी माकूल कारण बताए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, या 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं दी है, या गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना किया है, सूचना देने के लिए मना किया है पर गलत तरीके से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, हम लोगों ने मैंने कुछ समय पहले जो आपकी 60,244 है ना, इससे ये कांस्टेबल की भर्ती आई थी, इससे पहले एक आरटीआई डलवाई थी मतलब एक बच्चे से। तो वो भर्ती बोर्ड के पास गई, तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष संभवतः तब कोई दूसरे थे, अभी जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पहले बड़े अजीब थे। तो आरटीआई डलवाई, आरटीआई का जवाब क्या आता है, कॉल आती है उधर से, तो संभवतः कोई एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, तो बच्चे ने बात करी तो धमका दिया बच्चे को, हमको क्या पता है, हमको कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और भर्ती बोर्ड की साइट देखते रहो, वेबसाइट देखते रहो, ऐसा कह के फोन काट दिया उन्होंने। तो हालांकि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं उनके खिलाफ, बट क्यों लफड़े पड़े, बच्चा था पहले से ही और बच्चे को समस्या थी आपकी। तो यहां पर क्या है कि गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है तो भी दोषी माना जाएगा, या जानबूझकर गलत जानकारी या अधूरी जानकारी या भ्रामक जानकारी देता है, मांगी जाती है सही जानकारी तो गलत इंफॉर्मेशन भेज देता है, आधी अधूरी जानकारी भेज देता है, या भ्रामक जानकारी भेज देता है, या क्या काम करता है, सूचना को नष्ट करता है या बाधा पहुंचाता है सूचना में, ये सारे के सारे अपराध करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन बिना कारण बताए रिजेक्ट कर देता है,
30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देता है, गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना कर देता है, मिसबिहेव करता है, ठीक है, आधी अधूरी गलत और भ्रामक जानकारी देता है और इंफॉर्मेशन को नष्ट करता है और बाधा पहुंचाता है, तो ऐसे में जो आयोग है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर जुर्माना लगाएगा 250 रुपए प्रतिदिन, जितना भी उसने लेट किया है ना, 250 रुपए प्रतिदिन, जितने समय में उसको जानकारी दे देनी चाहिए थी और उसने नहीं दी है, तो उसी हिसाब से दिनों की गणना होती है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर 250 रुपए रोज के हिसाब से क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, उसको पैसे देने पड़ेंगे। और कब से कब तक इन दिनों की गणना होगी, तो आवेदन प्राप्त होने तक, है ना, होने से और सूचना दिए जाने तक, तो इस बीच में जितना भी टाइम बेकार होगा उस आदमी का, ये सपोज करो उसने 1 अक्टूबर को डाली थी, उसको 30 अक्टूबर तक मिल जानी चाहिए थी जानकारी, बट नहीं मिली, किसी भी कारण से 1-2 महीने और बीत गए, तो 1 अक्टूबर से सपोज करो उसको 31 दिसंबर को मिली, तो इस बीच में जितने भी दिन उसको जानकारी नहीं मिली है इन किन्हीं भी कारणों से, तो उन सब दिनों को गिना जाएगा और गुना 250 करी जाएगी और पैसे दिए जाएंगे। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना यदि लगता भी है और वो 25,000 से ज्यादा हो जाता है, तो मैक्सिमम 25,000 जुर्माना लगेगा, 25,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। ये कंडीशन भी वहां पर लिख दी गई है, इंपोर्टेंट से बता दी गई है कि हो सकता है कि बहुत डिले हो जाए, साल भर खिंच जाए, तो बेचारा लोक सूचना अधिकारी कहां से लाएगा, वो भी किसी तरह के दबाव में होगा, जब तो हो सकता है। हाँ, भांजी को दक्षिणा दे दी है, हाँ दे दी है। ये विचार तो बहुत रहता है। हाँ, रेणुका जी के समय में तो बहुत हालत खराब हुई थी। उनसे जो पहले थे वर्मा जी थे, उन्होंने उनके कार्यकाल में मजा नहीं आया, बट ये जो अधिकारी हैं इनके में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, फटाफट एग्जाम हो रहे हैं, फटाफट चीजें क्लियर हो रही हैं। आपकी भर्ती भी मुझे लगता है मतलब 2026 के एंड आते आते आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। इतनी बढ़िया है, नहीं तो 5-5 साल भर्तियां खींचती थी। हाँ, जुर्माना सरकार के पास जाता है जुर्माना, तो ठीक है, ध्यान रखें। तो 250 रुपए प्रतिदिन होगा और 25,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं वसूला जाएगा, चाहे वो ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। 250 रुपए के हिसाब से अगर 25,000 से ज्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम 25,000 ही है। शिवा सर, आपने तो घास काट दिया। अरे कहाँ काट दिया घास भाई, इतने तो प्यार से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बड़े धैर्य से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं स्लो चल रहे हो, ठीक है, अगर इसको भी घास का तो घास ही खाओ फिर आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर, अब हम सीधे चलते हैं 20 के बाद 24 पर, और बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, और यहां से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। आपने देखा होगा कि आरटीआई जो एक्ट है, इससे रिलेटेड 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो है मेरे मित्र, वो कौन सी है, वो है अधिकारियों की शपथ का प्रारूप। ये अधिकारी जो होंगे वो शपथ किन किन शब्दों को बोल करके लेंगे, कैसी कैसी लेंगे, ये चीज है, अधिकारियों की शपथ है। और अनुसूची 2 में वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आरटीआई से बाहर रखा गया है, यानी कि आप उन डिपार्टमेंट के बारे में आरटीआई के माध्यम से कोई जानकारी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब मैं उनके बारे में बता देता हूं। जो अनुसूची 2 में शेड्यूल 2 में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आईबी है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से भी प्रश्न बन जाता है आपका। उसमें आपकी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। उसमें रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। उसमें आपका प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जो बहुत चली थी कि ईडी और सीबीआई ये सब अधिकार की होती है, सब चलता रहता है राजनेताओं में, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में बता देता हूं, इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी है। इसको कहते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इसको कहा जाता है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। उसके बाद एसपीएफ, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है ना, क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। और यहां पर ये कौन सी, ये सेक्शन आपका कौन सा है, ये सेक्शन 24 है, जो ये बात बोलता है कि दूसरी अनुसूची में
जिन जिन संगठनों का जिक्र किया गया है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। मैं लिख देता हूं इसको। तो धारा 24 क्या कहती है? धारा 24 क्या कहती है कि अनुसूची 2 में वर्णित संगठन आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, यानी आरटीआई के द्वारा इन संगठनों की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इन संगठनों की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। अब कोई कहने लगे, आरटीआई दाखिल कर दे कि बताओ रॉ क्या काम कर रहा है, किस किस जगह पर तुम्हारे एजेंट हैं तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, आर्मी एयरफोर्स वगैरह पे तो ज्यादातर कानून लागू रहते ही नहीं है, मतलब आउट ही है इन सब चीजों से। बीएनएस से भी बाहर है, उनके अलग ही कानून है सेना के। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया? तो सेक्शन 24 कहता है कि दूसरी अनुसूची में वर्णित जो संगठन है, जिनमें आईबी, रॉ, ईडी, एनसीबी, एसपीएफ, आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एआर, एसएसबी, ये सब के सब आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, यानी इनके बारे में कोई भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर हमारा है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में क्या बात बोली जाती है? बात समझ में आई आपको पिछली सारी बात? हम्म, सर सामने से हटें, डेफिनेटली। लो मैं पीछे कर देता हूं, सामने से हटते हैं। बस हमारा एक्ट कंप्लीट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सर साइड हो जाइए, बिल्कुल। वाह, कौशल ने सबके सन लिख दिए हैं, वाह बच्चे। हाँ, सरकार को मिले तो क्या फायदा, आवेदक को मिले भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म, सबसे पहले स्वीडन में देखा गया है ये। मैं हाँ साइड हो जाता हूँ, आप देख लो, आप नोट करना चाहो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, चलते हैं। हाँ, हैंड देखो, मैंने पीडीएफ तो अपलोड करवा दी है, जो आपने बोला था, जैसे कल किसने कहा था, परसों कहा था। हाँ, टाइम गलत बता रहा है, प्लीज रिप्लाई। मैं कितनी बार रिप्लाई करूं भाई, तुम तो जीने नहीं दोगे। ठीक है, सेक्शन 25 क्या बोलता है? मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। ठीक है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। मॉनिटर करने का मतलब होता है देखभाल करना कि सभी जो आपके, एक मिनट रुकिए, सभी जो आपके, हम्म, सभी जो आपके संगठन हैं जिनसे मतलब आरटीआई मांग करी जाती है, आरटीआई से रिलेटेड जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो हर डिपार्टमेंट में रहते हैं, आपके जन सूचना अधिकारी जो रहते हैं। अब वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी देखभाल करना, मॉनिटरिंग करना, ये कौन सी धारा में किसके अंतर्गत दिया गया है? तो सूचना आयोग जो है आपके, सूचना आयोग भी कौन कौन से? तो आपके केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, बताना धारा कौन सी है, देखूं याद है क्या? केंद्रीय सूचना आयोग, सेक्शन बताना मेरे प्यारे, और बताओ केंद्रीय सूचना आयोग सेक्शन, बिना देखे बताना है, तुरंत से टाइप कर देना है। लाइव है, लाइव क्लास है, बताओ जल्दी से आंसर दो। कौन सी धारा में है केंद्रीय सूचना आयोग? बहुत बढ़िया दिव्यांश,
दीपक, विक्की, मनीष, शिवन, विनीत, दीपक, आशीष बहुत तेजी से भागने लगे। अरे 14 में नहीं है पागल, 12 में है। 11 में कौन बोल रहा है? 12 में है, 12 में। 11 में तो पर व्यक्ति सूचना है, और राज्य सूचना आयोग किसमें है? राज्य सूचना आयोग अभी अभी हमने पढ़ा है, ये 15 में है। ये किसमें है? ये 15 में है। ऐसे रिकॉल किया करो, दिमाग लगाया करो। ये 15 में है, सेक्शन 15 में है। तो इन आयोगों के पास ये शक्ति है कि वे आरटीआई से रिलेटेड कार्यों को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कि आरटीआई से रिलेटेड काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, 12 लिख रहे हो आप सब, बहुत बढ़िया, याद रखना है इसको। हाँ, नहीं, आर्म फोर्सेस तो अलग ही रहती हैं इससे, उनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर्म फोर्सेस जो है वो अलग रहती हैं। तो सूचना आयोगों के पास ये शक्ति है कि वो आरटीआई से रिलेटेड कामों की समीक्षा, मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उन पर रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, उन पर रिपोर्ट ले सकते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो पूछ सकता है कि आरटीआई से संबंधित कार्यों की समीक्षा करना, मॉनिटरिंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको बोलना पड़ेगा यह अधिकार जो है वह आपका सूचना आयोगों के पास है, केंद्र। हाँ, हम्म हम्म अरे नहीं, मैं तो खुद साधना नहीं कर पा रहा हूं मेरे भाई। हाँ, कोई नहीं, पर आपकी इच्छा है तो जरूर पूरी करेंगे भगवान। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेक्शन 27 अब ये पूरा होने को है। सेक्शन 27 है नियम बनाने की शक्ति, यानी इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यहां पर मूल बात है, उन्होंने लिखा है कि इस एक्ट के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। मैंने आपको एक बात बताई है, बीएनएस की धारा 6 में है ना, बीएनएस की धारा 6 है और उससे संबंधित ही है दंडादेशों का लघुकरण। वहां पर जब दंडादेशों के लघुकरण की बात आती है तो वहां पर समुचित सरकार से मतलब केवल उस जगह पर केंद्र सरकार से है। ठीक है, केंद्र सरकार से है। परंतु अन्य जगह जहां पर भी समुचित सरकार लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, वहां पर आपको क्या काम करना है? हाँ, जन सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी दोनों एक ही बात है। जन सूचना अधिकारी को भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलेंगे। जन और लोक दोनों के दोनों एक पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी कमजोर है तुम्हारी यश? ठीक है, तो समुचित सरकार के पास है, और समुचित सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें रूल बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। ये ध्यान रखें, ये सेक्शन 27 में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि हर एक्ट में, हाँ बुक में धारा 27 नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख लो अब। हाँ, करंट अफेयर के लिए वो वार्षिक अंक निकला है ना आरडब्ल्यूए का, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो, मैंने देखा है। हम्म हाँ, वो तो मैंने 12 देख लिया है। अब देखो, हमने देखा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी के बारे में हमने देखा था कि लोकसभा और विधानसभाओं के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे? तो उनके अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे। राज्यसभा और विधान परिषदों के संबंध में उनके सभापति होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। हाई कोर्ट्स के मामले में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, सक्षम प्राधिकारी होंगे, वो सिटिंग चीफ जस्टिस होंगे, है ना, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अन्य कोई प्राधिकरण है, अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड प्राधिकरण है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे राष्ट्रपति महोदय। अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई प्राधिकरण है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी होंगे कौन? राज्यपाल। और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई प्राधिकरण है, कोई ट्रिब्यूनल है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमने पढ़ा था ना, सक्षम प्राधिकारी। तो सेक्शन 28 यहां पर यह बात बोलता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में कुछ अधिकार हैं कि वो नियम बना सकता है अपने अपने विभाग से संबंधित। तो पेपर में सीधे पूछेगा आपसे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नियम बनाने की शक्ति का वर्णन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख कहां मिलता है? तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 28 में यह बात देखने के लिए मिलती है। हाँ हाँ हाँ,
आवाज मीडियो से मैच नहीं है, वो ऐप में कुछ इशू चल रहा है। हाँ, यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल नहीं। तुमको नॉलेज कहाँ है, कहाँ घूमते रहते हो? बताया क्या था, प्रशासक बताया था। हाँ, केवल दो ही तो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वहीं पे तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ध्यान रखें। अब सेक्शन 30 में, बस लास्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन 30 में क्या है कि आरटीआई से संबंधित कठिनाइयां, आरटीआई से रिलेटेड अगर कोई भी कठिनाई, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या उसको दूर करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उसको दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। दैट्स ऑल। ये रहा आपका आरटीआई एक्ट। बहुत तसल्ली से हमने पूरा किया है 4 क्लासेस में। चाहें तो बहुत जल्दी भी कर सकते थे, बट जल्दी हमको बिल्कुल भी करनी नहीं है। हमारा सिलेबस जनवरी तक भी पूरा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो 28 सीरीज है वो भी जनवरी तक ही जाएगी, क्योंकि 28 दूनी 56 लगा लीजिए, मोटे मोटे 60 दिन लगा लीजिए, जनवरी मिड तक चली जाएगी। हाँ, बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेक्शन 30 आरटीआई से रिलेटेड जो भी कोई समस्या, कठिनाइयां कहीं देखने को मिलती हैं तो उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी और शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दैट्स ऑल। आरटीआई एक्ट आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना है, जायज बात, तो आप पूछ सकते हैं, मनोरंजन उसमें करेंगे आज आपका। हाँ, गाजर का हलवा तो पसंद है, पर मिलता बहुत कम है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कोशिश ये रहेगी, बट अच्छा, यश, यश की माता जी, यश बोल रहे हैं, मेरी माता जी भी आपकी क्लास देख रही, आपकी माता जी के चरणों में प्रणाम, हमारी माता जी के समान है। माता जी कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ सुना दीजिए। उसमें सुनाएंगे, आर्ट वाली क्लास में सुनाएंगे, आर्ट वाली में सब मिलना। सर मैं पूछता हूँ तो कुछ लोग कुछ बोलते नहीं हो आप लोग। नहीं, पूछो भैया, पूछो। राहुल सर बहुत बिजी रहते हैं यार, राहुल तेवतिया सर की बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, उनके साथ सभी की समस्या रहती है, उनसे बात करना मुश्किल रहता है। हाँ, सभी सभी में सब आ जाते हैं, उनसे बात करना सबको मुश्किल है। चलो ठीक है, मिलते हैं 8 बजे, अपना ध्यान रखो। कुछ अगर पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। 8 बजे जरूर मिलना। आज हम बीनस को एंड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और अपना ध्यान रखें, ध्यान रखें, ठंडी बहुत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइज, बाय।